A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well and all of you have enjoyed your Sunday. चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे विद द डिस्कशन ऑफ आवर अपडेटेड सिलेबस। हमें पता है कि सीबीएसई ने क्या किया है, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 दैट इज टर्म 1 एंड पार्ट 2 फॉर टर्म 2। आपके भी जो पेपर होंगे वो बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म में, जैसे बोर्ड 12th बोर्ड के लिए जो डिसीजन आया है वैसे ही होने वाले हैं। क्लास 11th में भी आपके साथ क्या होगा, आपका एंटायर जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। टर्म 1 के एग्जाम होंगे आपके नवंबर दिसंबर में और टर्म 2 के एग्जाम होंगे आपके मार्च अप्रैल के टाइम पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले कि टर्म 1 क्या है और टर्म 1 का सिलेबस क्या है। टर्म 1 का पेपर रहने वाला है आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जिसमें 40 मार्क्स का पेपर होगा और टाइम दिया जाएगा आपको 90 मिनट्स। आप देखिए, अगर एक एमसीक्यू को करने के लिए मोर देन 2 मिनट्स आपको दे रहे हैं, हम 2 मिनट्स मान के चलते हैं, तो डेफिनेटली वो एमसीक्यू अच्छे लेवल का होगा, राइट। अब हम देखते हैं कि टर्म 1 वाले पार्ट में हमारे क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 1 और साथ में चैप्टर 2 भी। यहाँ पे तो सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, 1 और 2 दोनों 4 मार्क्स के हैं। चैप्टर 1 और 2 दोनों मिला के 4 मार्क्स के आते हैं, स्टैट्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2। उसके बाद में स्टैट्स का चैप्टर 3 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक ये सारे आपके कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आएंगे, जिनमें आपके क्या क्या आएगा देखो। कलेक्शन ऑफ डाटा जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पढ़ेंगे आगे, फिर प्रेजेंटेशन में टैब्यूलेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है इसके अंदर आपके 3 चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से 3 चैप्टर्स आ जाएंगे? टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो ये टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं जो 9 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। एमसीक्यूज ही आएंगे इनमें से, यानी कि आप देख लीजिए कि आपकी मेहनत थोड़ी सी अलग वे में हो जाएगी। मेहनत तो रहेगी बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। उसके बाद में मीन, मोड एंड मीडियन, जो ये स्टैटिस्टिकल टूल है, मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों मिला के आपके रहेंगे 10 मार्क्स के। मीन, मोड, मीडियन 10 मार्क्स, टोटल रहेगा 23। कौन सी बुक में से? स्टैटिस्टिक्स की बुक में से। इन्होंने टर्म 1 में स्टैटिस्टिक्स का रोल ज्यादा रखा है। फिर बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट 4 चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ डिमांड लिखा हुआ है, डिमांड में इलास्टिसिटी इंक्लूडेड है। ये मिला के आपके रहेंगे टोटल 17 मार्क्स के, जिसमें चैप्टर 1 इंडिविजुअली 4 मार्क्स का है, इंट्रोडक्शन वाला, और चैप्टर 2, 3 और 4 मिला के 13 मार्क्स के। इनमें से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा, राइट। अब आगे देखिए, ये 17 मार्क्स टर्म 1 में इन्होंने माइक्रो को 17 का रखा है और मैक्रो को रखा है, स्टैटिस्टिक्स को रखा है 23 का। 40 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर और प्रोजेक्ट वर्क पार्ट 1 10 मार्क्स। पार्ट 2 में भी 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स वुड प्रिपेयर ओनली 1 प्रोजेक्ट इन द एंटायर एकेडमिक सेशन व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, दैट इज टर्म 1 एंड टर्म 2। एक ही फाइल बनानी है आपको, बाकी के 10 मार्क्स जो होंगे वो आपके रजिस्टर्स के वर्क के अकॉर्डिंग होंगे। नाउ हैव अ लुक। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यानी आपको वो जो 4 डेफिनेशंस है चैप्टर 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स वो पढ़नी है। फिर मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, चैप्टर 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, राइट। फिर आगे देखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा जो अभी हमारा चल ही रहा है ना, हम पढ़ रहे हैं इसको। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम वेरिएबल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है। प्रेजेंटेशन में टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इसमें आगे ग्राफ भी आ जाएंगे, ये वाला पोर्शन। और फिर मीन, मीडियन, मोड, ये इतना करेंगे। फिर देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। एक गुड न्यूज है आपके लिए यहाँ पे। क्या गुड न्यूज आपको नजर आ रही है, जरा देख के बताएं मुझे, कौन बता सकता है? देखते हैं। चैप्टर 1 के जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं उनमें गुड न्यूज हिडन है। एनीवन हु कैन टेल मी द गुड न्यूज? ये चैप्टर 1 ऑफ माइक्रो के टॉपिक्स है जो आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। No one? Can anyone identify the good news which is hidden over here? हाँ जी, एमआरटी एंड एमओसी नहीं है।
MRT एंड MOC नहीं है, और भी एक बहुत बड़ी सी चीज यहाँ पे नहीं है, पीपीसी का। PPC कर्व हटा दिया है आपके सिलेबस में से, यानी कि चैप्टर 1 का आधा बर्डन तो खत्म ही हो गया। मीनिंग ऑफ माइक्रो और मैक्रो तो आपको अच्छे से आता है, डिफरेंस भी आता है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव भी आपको अच्छे से आता है, व्हाट इज इकोनॉमी आपको बहुत अच्छे से पता है, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स यू नो वेरी वेल, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सा मीनिंग। मैक्सिमम मिस्टेक्स जो होती थी वो होती थी पीपीसी में, राइट? कब शिफ्ट होगा, कब मूव होगा, हम तो कंफ्यूज हो जाते थे। तो बोर्ड ने कहा चलो बेटा पीपीसी हटा देते हैं। तो बताइए कौन कौन हैप्पी है, रेज योर हैंड्स। पीपीसी हट गया है सिलेबस में से, चलिए वेरी गुड, स्माइल कर दीजिए फिर अच्छी सी। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे आ जाते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, मैं वेट ही कर रही थी क्योंकि लास्ट ईयर इसको भी हटाने का सोचा जा रहा था, तो आई वाज वेटिंग कि क्या पता ये हटा दे, हम पहले कर लें और बाद में हट जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, बट नो, बोर्ड ने कहा है ये तो बच्चों को करवाना ही है। तो अब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिमेनिंग है माइक्रो में से। डिमांड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, डिमांड वाला चैप्टर पूरा का पूरा आ रहा है, कुछ भी हटाया नहीं गया है, ध्यान रखिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पूरा आ रहा है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पूरे आ रहे हैं। अब देखो कितनी अच्छी बात है ना कि हमने टर्म 1 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में से 3 चैप्टर्स तो कर लिए, फर्स्ट कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, अब हमें केवल सेकेंड चैप्टर करना है, राइट? और टर्म 1 कंप्लीट है, मैंने आपको स्टैट्स का बता दिया है, मीन मोड मीडियन तक का सब कुछ आएगा, यानी स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत मेजर पोर्शन दिया गया है, ठीक है? और टर्म 2 का अभी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी पंकज बेटा, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। बच्चा यू आर नॉट ऑडिबल, आई कैन सी योर रेज्ड हैंड बट यू आर नॉट ऑडिबल। फाल्गुनी, फॉर वन स्पीक समथिंग। गुड मॉर्निंग मैम। ओके वेरी गुड मॉर्निंग। सो ऑडियो इज कमिंग बट पंकज वाली आवाज नहीं आई थी, ओके नो इश्यूज बेटा, यू कैन आस्क मी आफ्टर द क्लास, ओके? ऑल राइट, हैव अ लुक नाउ। टर्म 2 सब्जेक्टिव पेपर होगा, टर्म 2 का जो पेपर होगा वो पेपर सब्जेक्टिव होगा। स्टैटिस्टिक्स के लास्ट के जो चैप्टर्स है, टिपिकल चैप्टर्स हैं, वो टर्म 2 के लिए रखे गए हैं 17 मार्क्स में, ठीक है? मीन मोड मीडियन के बाद जो 3 चैप्टर्स है वो आपके टर्म 2 के लिए रखे गए हैं, आराम से करेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है, नवंबर के बाद ही करेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैक्सिमम पोर्शन था वो आपके डाल दिया टर्म 2 के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 से लेके लास्ट 11 तक डाल दिया है टर्म 2 में। अब इसमें माइक्रो में कुछ डिडक्शंस हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। स्टैटिस्टिक्स जब हम करेंगे ना तभी मैं आपको बताती जाऊंगी क्या क्या नहीं करना है। माइक्रो में देखिए, सप्लाई वाला जो अभी हमने कर लिया वो टर्म 2 में आएगा आपके। चैप्टर 5 पूरा है प्रोडक्शन फंक्शन वाला। चैप्टर 6 आपकी बुक का कॉस्ट पूरा है। चैप्टर 7 रेवेन्यू पूरा है। चैप्टर 8 को कट लगा दीजिए, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हटा दिया है हमारे सिलेबस में से। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो आपकी बुक में दिया हुआ है चैप्टर, वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, और सप्लाई वाला चैप्टर पूरा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आपका जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उस फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन, उसमें और भी बहुत सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, वो हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है। देन टू आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि अभी हट गया है, हायर स्टडीज में तो आएगा ही, उनको थोड़ी पता होगा कि अच्छा ये बच्चे कोविड में पढ़े थे, इन्होंने तो ये चीज करी नहीं कि चलो आगे हर जगह से हटा दो। नो, प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए वो यूजफुल है, तो मैं ट्राई करूंगी कि थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। और लास्ट चैप्टर, मजेदार चैप्टर 30 डायग्राम वाला चैप्टर, ये आपके सिलेबस में अभी भी है, यानी माइक्रो का एक चैप्टर आपका पूरा पूरा हटा दिया गया है, दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। बाकी चैप्टर 1 में से पीपीसी हटाया गया है, और चैप्टर 10 के कुछ कंसेप्ट हटाए गए हैं, रेस्ट ऑल इज सेम, स्टैटिस्टिक्स ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। इज इट ओके टू एवरीवन? मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है, प्रोजेक्ट कैसे होगा वो आपको बता दिया जाएगा। नाउ एनीवन, एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू द सिलेबस, टर्म 1 टर्म 2 से लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नो वन? चलिए ये सुनिएगा, बोर्ड ने अभी ये कहा है, सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा है। हाँ जी करण बेटा, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम आपने प्रोजेक्ट में क्या बताया था मैम? मैंने बोला था प्रोजेक्ट वर्क की एक फाइल आपको बनानी होगी, ठीक है?
और जनरली क्या होता है, हर साल 12 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क में फाइल और वाइवा 12 और 8 का कॉम्बिनेशन रहता है। इस बार उसमें इंटरनल असेसमेंट में हमें आपका रजिस्टर वर्क भी देखना होगा, ठीक है, आपकी जो होमवर्क है उसके बेसिस पे भी, क्योंकि टर्म 1 में अलग मार्क्स देने होंगे आउट ऑफ 10, टर्म 2 में अलग देने होंगे आउट ऑफ 10। टर्म 1 वाले मार्क्स दिसंबर तक अपलोड भी हो जाएंगे, पूरी मार्कशीट रेडी हो जाएगी टर्म 1 की। तो उसके लिए फिर हमने अगर टर्म 1 में फाइल दे दी तो टर्म 2 में हो सकता है हम आपका रजिस्टर वर्क इवेल्युएट करें, ठीक है। चलिए, ओके मैम। अब एक और इम्पोर्टेंट बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। सीबीएसई ने ये कहा है कि अगर कंडीशंस फेवरेबल रहती है, यानी हमारे फेवर में रहती है, तो नवंबर दिसंबर वाला एग्जाम हो गया, ठीक है, अच्छे से हो गया, स्कूल में बच्चों को बुला के या जैसे भी, और उसमें भी एक्सटर्नल्स आएंगे। फिर सपोज बाय चांस मार्च में सिचुएशंस अनफेवरेबल हो जाती है तो नवंबर दिसंबर वाले टर्म की वेटेज को बढ़ा देंगे आपकी ओवरऑल मार्कशीट, और बाय चांस उस टाइम सही रहती है तो सब्जेक्टिव वाले की वेटेज ज्यादा मानी जाएगी, ऑब्जेक्टिव की कम। ये सब अनसर्टेन है, हमें नवंबर में नहीं पता होगा कि मार्च में क्या कंडीशंस रहेंगी, राइट। तो हमें तो ये मान के चलना है कि बोथ दीज टर्म्स आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको दोनों ही टर्म्स में पूरा 100% परफॉर्म करना है, किसी भी तरीके से कहीं भी कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, ठीक है। और टर्म 1 वाला आपके लिए एक बढ़िया नया चैलेंज हो गया है कि न्यू पैटर्न से पढ़ाई करनी है। जब भी जो भी टॉपिक पढ़े उसमें कहाँ 1 मार्क क्वेश्चंस बन सकते हैं ये ढूंढने की कोशिश करें। इज इट ओके टू एवरीवन? ऑल राइट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को जो रनिंग में था। हैव अ लुक, कलेक्शन ऑफ डेटा चल रहा था, चैप्टर 3 ऑफ स्टैटिस्टिक्स चल रहा था। Just give me few seconds. ये हमने डिस्कस कर लिए थे, प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स हम पढ़ रहे थे। Until yet we have completed टेलीफोनिक इंटरव्यूज भी पढ़ लिया था, इसके मैरिट्स भी पढ़ लिए थे, इसके डीमेरिट्स भी पढ़ लिए थे। मैंने आपको वर्क दिया था कि आप क्वेश्चनरी जो प्रिपेयर की जाती है उसके बारे में पढ़ के आएंगे, राइट। ये मैंने आपको कहा था, यहाँ थे हम। अभी स्क्रीन आपकी प्रॉपर विजिबल नहीं होगी, अभी होने वाली है। Yes everyone, have a look. कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरी और शेड्यूल, इसको बनाने के क्या पैटर्न होगा। आप जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आप जब सामने वाले से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो जो क्वेश्चंस की लिस्ट है उसको कैसे फ्रेम किया जाएगा, उससे रिलेटेड बात यहाँ पे होगी। तो ये कह रहे हैं जब आप वो क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर करेंगे तो आपको कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले देखिए, मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, रीडिंग आपका टास्क है, ठीक है। सबसे पहले कवरिंग लेटर, ये कह रहे हैं एक पोलाइट कवरिंग लेटर होना चाहिए जो सामने वाले को रिक्वेस्टिंग लेटर के फॉर्म में होगा। उसमें क्या क्या कंपल्शन है, सबसे पहला उस लेटर में आप एक्सप्लेन करो कि आप क्यों सर्वे कर रहे हो। उसके बाद उस लेटर में आप सामने वाले को बताओ कि भैया जो भी इंफॉर्मेशन आप दोगे वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहेगी, ठीक है। फिर उसमें सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवलप हो कि भाई आप जब भी आंसर्स दे दो तो इस एड्रेस पे उसको कुरियर करवा दीजिए। ये कौन सा है, मेल वाला है, मेल जब हम क्वेश्चनरी सेंड करेंगे। और फिर उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई आपको एक रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट, कि प्लीज फिल द क्वेश्चनरी एंड सेंड इट टू अस सो दैट वी कैन कवर अप आवर इन्वेस्टिगेशन, राइट। और साथ में अच्छे रिस्पॉन्स के लिए उनको कुछ इंसेंटिव्स भी दे सकते हो कि अगर आपने इतने टाइम में रिस्पॉन्स दे दिया तो हम आपको कुछ गिफ्ट कूपन वगैरह दे देंगे। नेक्स्ट, डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन से रिलेटेड डिसीजंस देखिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिसके आंसर यस और नो में हो, जैसे डू यू हैव अ कार, हमें सर्वे करनी है कि बीकानेर में कितने लोगों के पास खुद की कार है, तो मैंने डू यू हैव अ कार, यस नो। आर यू इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज, यस नो।
डू यू वांट टू गो अब्रॉड आफ्टर योर स्टडीज, यस नो, हमने सर्वे कर लिया, राइट। या फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे सकते हैं, जैसे नॉर्मली लोग ऑफिस कैसे जाते हैं, कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करके जाते हैं। तो मैंने वॉक, बाय वॉक, बस, टू व्हीलर, कार, ये मैंने ऑप्शंस रख दिए। कहीं आपको लगे कि ज्यादा ऑप्शंस है तो फोर्थ में डाल दीजिए अदर्स। मैंने डाल दिया टू व्हीलर, बस, कार, और फिर मैंने एक लिख दिया अदर्स। कोई कहे मैं तो ऑटो में जाता हूँ, है ना, तो हमने एक और ऑप्शन डाल दिया। फिर देखिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे आर यू मैरिड, तो सामने वाला वापस यस और नो में बता देगा। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो हम इसमें भी या तो एमसीक्यू पैटर्न डाल सकते हैं, 4, मोर देन 4, लेस देन 4, ऐसे करके, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, फिलअप फॉर्म में इसको छोड़ सकते हैं। आर यू अनएम्प्लॉयड, वो सामने वाला बता देगा, है ना। फिर ओपन क्वेश्चंस, कुछ ओपन क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सामने वाला जो है वो फ्यू वर्ड्स में अपने आंसर दे सकता है। जैसे हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बी सॉल्व, जैसे अभी सर्वे किया गया, स्कूल्स ओपन करने चाहिए क्या, तो ये एक ओपन क्वेश्चन था। इसमें हमने व्यूज ले लिए लोगों के और हमें एट लास्ट व्यू पता चल गया, तो ये बता दिया है आपको कि ऐसे क्वेश्चंस आप रख सकते हो, ठीक है। फिर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लिमिटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। कोशिश ये करो कि लिमिटेड क्वेश्चंस पूछो ताकि सामने वाला प्रॉपर वे में आपको आंसर्स दे सके, वो इरिटेट ना हो जाए पेपर का, वो क्वेश्चनरी फिल करते करते। सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए, एकदम क्लियर ब्रीफ क्वेश्चंस बताओ और उनके आंसर स्पेसिफिक होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लेटर राइटिंग का आपने सामने वाले को दे दिया, वो लिखेगा ही नहीं, वैसे ही आलसी है, कोविड ने और आलसी बना दिया है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, avoid questions requiring calculations. Out of 100, 60 people want to avoid mathematical things, right? Out of 100 मुझे ऐसा लगता है कि 60 people ऐसे होते हैं जो calculations avoid ही करते हैं, तो calculations नहीं होनी चाहिए, बहुत ही easy पार्ट उनको दो, ठीक है, कुछ भी घुमा फिरा के मत दो। फिर अवॉइड क्वेश्चंस यूजिंग डबल नेगेटिव्स, ऐसे कोई भी क्वेश्चन मत पूछो जैसे wouldn't you react to the government, wouldn't you oppose the current government, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है। डोंट यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, ऐसा नहीं, आप सिर्फ ये पूछो व्हाट इज योर व्यू एज रिगार्ड विद स्मोकिंग, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर तरीके से, अब जैसे डू यू थिंक स्मोकिंग, वो ज्यादा बेटर है, तो क्रॉस नेगेटिव वाले कोई भी क्वेश्चंस मत दो। फिर पर्सनल क्वेश्चंस मत करो उससे, ऐसा कोई क्वेश्चन मत करो जो उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डाला आर यू मैरिड, और सेकंड डाल लिया अगर इफ नो देन टेल अस द रीजन, तो पोपटलाल जैसा होगा तो वो आप पे केस ही कर देगा, राइट, कि यार ऐसे कैसे पूछ सकते हो आप। तो ऐसा कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज योर इनकम, अब उसमें हमने नीचे एक और लिख दिया इफ लेस देन 20,000 देन स्टेट वाई, अरे तो वाई तो वो नहीं बताने वाला ना आपको, तो ऐसा कुछ भी मत रखिए। इज इट ओके टू एवरीवन, शो मी अ थम्स अप, ओके ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस, ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन मत दो जो सामने वाले को क्लू दे देता है कि भाई आप अपने ही अकॉर्डिंग आंसर चाहते हो, ऐसा कोई क्लू देने वाला कोई भी क्वेश्चन आप उसको मत दो। फिर क्वेश्चंस को लॉजिकली अरेंज करो, लॉजिकली अरेंज करो। जैसे मैंने पहले पूछ लिया आर यू एम्प्लॉयड और नॉट, अब एम्प्लॉयड है तो मैंने उसके नीचे क्वेश्चन रखा इफ यस देन व्हाट इज योर इनकम, इफ नो तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, इफ यस तो उसकी इनकम। आप जब फॉर्म्स फिल करते हैं तो ऐसा आप देखते हैं फॉर्म्स में। आगे देखिए, प्रॉपर डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का डिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। अगर सब डिवीजन की भी रिक्वायरमेंट हो तो प्रॉपर, जैसे आर यू एम्प्लॉयड, सामने वाले ने कहा यस, तो यस के बाद इन विच सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, तो मैंने एक ही क्वेश्चन का डिवीजन कर दिया है, राइट। तो प्रॉपर डिवीजन और प्रॉपर नंबरिंग के साथ क्वेश्चंस को सेंड करो। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस टू द इन्फॉर्मेंट, जैसे आपके पास कोई पेपर आता है तो उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं ना कि आपको क्या करना है कैसे करना है, तो ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस सामने वाले को दो, प्रॉपर उनको बताओ हाउ यू नीड टू फुलफिल द क्वेश्चन। फिर क्रॉस एग्जामिनेशंस, क्वेश्चंस इस तरीके से सेट करो कि आप क्रॉस चेक कर सको कि सामने वाले ने आपको किस तरीके से आंसर दिए, राइट। जैसे कि मैंने किसी से एज पूछी तो मैंने उसको कह दिया कि भाई आप प्रूफ के फॉर्म में अपने आधार कार्ड की फोटो दे दो,
मैंने पूछा आप एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, अगर हो तो कौन से सेक्टर में हो, तो मैंने आपको कह दिया साथ में मुझे अपने एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट डिटेल्स बता दो, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चनरी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि आप बोरिंग सा एक पेपर बना दोगे, क्वेश्चनरी बना दोगे तो कोई भी उसको फिल नहीं करेगा। प्री टेस्टिंग, जैसे मैं आपको गूगल फॉर्म सेंड करती हूँ तो पहले मैं फिल करके देखती हूँ, राइट, देन आफ्टर ओनली आई फॉरवर्ड यू। तो वैसे ही आप क्वेश्चनरी भेजने से पहले खुद एक बार उसको फिल करके देख लो कि आपने सारे क्वेश्चन सही लिखे हैं या नहीं लिखे। अब एक आपको बताया हुआ है कंज्यूमर की ईटिंग प्रेफरेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया है। नेम, सिंपल फिलअप, एज, एड्रेस, आपका जेंडर, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन है तो लैंडलाइन और मोबाइल, फिर फैमिली इनकम। अब देखो ऑप्शन देखो कितने बढ़िया दिए हुए, लेस देन 30,000, 30 to 40,000, 40 to 50 और मोर देन 50। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू नॉर्मली ईट एट होम? ऑप्शंस लिख दिए बहुत सारे, एक ऑप्शन लिख दिया अदर्स, और अदर्स के बाद में मैंने एक फिलअप दे दिया कि भाई अदर्स में आप कौन सा। अब मैं कह दूं कि मैं तो दाल बाटी चूरमा खाती हूँ, या ठंड है तो मैं तो क्या खाती हूँ, बाजरे की रोटी और वो फली की सब्जी, तो अदर्स में आप लिख दो प्योर राजस्थानी फूड, है ना। नेक्स्ट देखो कितना फ्रीक्वेंटली हम बाहर जाते हैं खाना खाने, तो वो यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए हैं आपको। नेक्स्ट, यू यूजुअली गो आउट विद, किसके साथ जाते हो, तो देखो तीन ऑप्शंस तो सिंपल वाले हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, और भी कोई है तो अदर्स, और बाद में फिलअप छोड़ दिया गया है, राइट, कि आप फिल कर दीजिए। नेक्स्ट, कोई स्पेसिफिक डे जिस दिन आप बाहर जाते हो, जैसे अब मैं जाती हूँ वीकेंड्स पे और हॉलीडेज पे, तो वीकेंड्स और हॉलीडेज, और कुछ लोग होते हैं कोई फिक्स नहीं है तो नो स्पेसिफिक डेज। अब बाहर जाके क्या खाते हो वो भी यहाँ पे लिख के दे दिया है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हो कि ऑप्शंस कितने बढ़िया तरीके से गिवन है, आप उसके साथ क्या कर सकते हो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसको फिल कर सकते हो। अब यहाँ तक एनीवन एनी डाउट, लेट मी नो, आपको सारी चीजें समझ में आ गई है क्या? चलिए, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो बहुत ही बढ़िया। हमने प्राइमरी डेटा कलेक्शन के सोर्सेस पढ़ लिए सारे अच्छे से। अब देखिए, सेंसस एंड सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक इंपॉर्टेंट है ये कह रहे हैं स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए सेंसस मेथड भी होता है और सैंपल मेथड भी होता है। काफी बार हमें ये सोचना होता है कि क्या हमें जो पॉपुलेशन है उसके एक एक इंडिविजुअल से बात करनी पड़ेगी क्या, अगर करनी पड़ेगी तो कौन सा मेथड सुटेबल है, और या सबसे बात नहीं करनी पड़ेगी, आप सिर्फ उसका कुछ सैंपल पिक करके काम चला लोगे तो कौन सा मेथड सुटेबल है। तो देखिए दो मेथड, सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। Census method is used where you want to collect data from each and every element of population. जैसे अभी सेंसस कलेक्ट होने वाला है, हर 10 इयर्स में होता है, 21 में होना था, कोविड चल रहा है इसलिए थोड़ा पोस्टपोन हो गया। उसमें क्या किया जाता है, फैमिली टू फैमिली, डोर टू डोर सर्वे की जाती है, और डोर टू डोर सर्वे करके लिखा जाता है कि भाई क्या क्या डिटेल्स है इस फैमिली की, एक एक मेंबर से पूछ के सारी चीजें नोट की जाती है। अभी आप लोगों के घर पे कोई सर्वे हुआ है क्या रिसेंट 2-3 डेज में? मेरे घर से तो हुआ है, आप लोगों के किसी के घर पे कोई आया हो? कीर्ति के घर पे। यस कीर्ति, बताइए हमें कौन क्या क्या पूछ के गए, क्या क्या सर्वे कर रहे थे? मैम वैसे मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरी बहन बता रही थी, बट उन्होंने पूछा कि आप कितने लोग रहते हो और नाम और पूछा, बस इतना ही ध्यान है। बिल्कुल बिल्कुल, वी कैन अज्यूम कि शायद सेंसस कलेक्ट जो होना था वो स्टार्ट हो गया। इवन आई वाज नॉट एट होम, वरना मैं उनसे बहुत प्रॉपर वे से सारी डिटेल्स निकलवा लेती। माय ब्रदर वाज टेलिंग मी कि दीदी कोई आए थे सर्वे करने के लिए एंड दे वर आस्किंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। हो सकता है कोविड रिलेटेड सर्वे और हो सकता है सेंसस हो, अभी मुझे इसका पूरा नॉलेज नहीं है क्योंकि आई वाज नॉट एट होम एट दैट टाइम। यस फाल्गुनी, टेल अस बेटा। यस मैम, मेरे घर पे भी आए थे पूछने ओके, व्हाट आर कि द कितने डिटेल्स? लोग रहते Okay. कितने लोग रहते हैं और मतलब कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ये पूछने आए थे। ओके बेटा, सो पॉपुलेशन सर्वे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब थोड़े दिनों में चलता रहेगा, कौन कौन वर्किंग है तो कौन से सेक्टर में, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाएगी। तो जब पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी एलिमेंट से आप इंफॉर्मेशन लेते हो तो वो सेंसस मेथड है, ठीक है, सेंसस सर्वे। अभी कोविड के टाइम भी हुआ था, हमारे घर पे आते थे, घर पे कितने लोग हैं, बाहर से कौन आया है, वर्किंग कौन है, बाहर कौन जाता है, किसी को खांसी जुकाम तो नहीं है, ये सारा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है,
This method is generally adopted when area of investigation is limited and intensive study of population is required. छोटी सी एरिया में ही स्टडी करनी है तो सुटेबल है, बट जो पॉपुलेशन सेंसस है वो पूरे इंडिया का होता है, फिर भी यही मेथड यूज किया जाता है। इसको कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हाईली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत होती है ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। नेक्स्ट, demographic data on birth rate and death rate, literacy, workforce, life expectancy, size and composition of population are collected and published by Registrar General of India. India का Registrar General में ये data collect और publish किए जाते हैं। Famous example इसका कौन सा है? Census of India। हर 10 साल में सेंसस कलेक्ट होता है। पिछली बार 2011 में हुआ था, अब 2021 में कलेक्ट होना शुरू हो गया है और मे बी नेक्स्ट ईयर तक पब्लिश हो जाएगा। अगले साल की इंडियन इको में आप फ्रेश डेटा पढ़ोगे, ठीक है, नया डाटा पढ़ोगे, अभी तक वाले बच्चे पुराना पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, सेंसस मेथड इज नोन एज कंप्लीट एन्यूमरेशन और 100% एन्यूमरेशन और कंप्लीट सर्वे। एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं ये कि सेंसस मेथड जो है वो कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड होता है क्योंकि आप एक एक डेटा से कलेक्ट कर रहे हो। आगे देखिए, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं। नंबर 1, इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। आपको पॉपुलेशन की हर एक मैटर के बारे में पता चलेगा, आप सब कुछ पूछ सकते हो। जब सर्वेज होगी ना तो सारी डिटेल्स पूछ ली जाएंगी, तो इंटेंसिव स्टडी हो जाती है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी रहती है हाई डिग्री क्योंकि खुद कलेक्ट कर रहा है, इंडिविजुअल खुद कलेक्ट कर रहा है। और सुटेबल कब है? जब सारे आइटम्स होमोजीनियस नहीं है। आप देखिए, हम सबकी फैमिली हेट्रोजीनियस है, सबके नंबर ऑफ मेंबर्स अलग है, सबके यहाँ इनकम लेवल अलग है, वर्किंग पैटर्न अलग है। किसी के घर पे 2 ओल्ड एज मेंबर्स है तो किसी के घर पे है ही नहीं, है ना, तो हेट्रोजीनियस डेटा है, तो ये मेथड सुटेबल है। डीमेरिट्स, नंबर 1, एक्सपेंसिव है। हर एक इंसान से जाके डेटा कलेक्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है और ये एक्सपर्ट्स हाई सैलरी चार्ज करते हैं। नेक्स्ट, टाइम भी ज्यादा लगेगा और मैन पावर भी ज्यादा लगेगा। धूप में डेली जाके सर्वे करना इजी तो नहीं होता। इनएप्लीकेबल, अगर इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा है, तो ये मेथड सुटेबल नहीं है। जैसे मुझे देखना हो कि रोड्स पे डेली कितने टायर्स चल रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, सेंसस कलेक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, पॉपुलेशन की स्टडी तो फिर भी की जा सकती है क्योंकि मुझे पता है सब घर में मैं हर सिटी में, हर स्टेट में अलग अलग एरिया वाइज अगर लगा दूंगी इन्वेस्टिगेटर्स, एन्यूमरेटर्स, तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए, सेंसस हो गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुझे टमाटो परचेज करने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँ? टमाटो नहीं, मैंगो की बात करते हैं। अब मैंगो सीजन जा रहा है तो हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मैंगो परचेज करने हैं और मुझे 2 kgs मैंगो लेने हैं। आप कभी मम्मी के साथ गए हो मैंगो लेने या पापा के साथ गए हो तो मुझे बताओ क्या करते हैं? 1-2 आम देखे या जो लेने हैं वो सारे ही देख के बास्केट में डाले जाएंगे? एनीवन? हम क्वेश्चन रिपीट करना। माय क्वेश्चन इज, जब हम मैंगो परचेज करने जाते हैं, इफ वी वांट टू बाय 2 kgs ऑफ मैंगो, तो क्या हमारी मदर या जिसके साथ हम गए हैं वो एक एक मैंगो को चेक करके लेंगे या फिर बस एक मैंगो देख लिया और शॉप वाले को कह दिया दे दीजिए? एक चेक करते हैं। एक चेक करेंगे। बिल्कुल, ईच एंड एवरी मैंगो विल बी चेक। तो क्या मैं कह सकती हूँ सेंसस मेथड है? बिल्कुल सेंसस मेथड ही है। चलिए, लेकिन जब राइस परचेज करना है तो क्या किया जाएगा? अगर विशाल मेगा मार्ट जा रहे हैं, राइस या कोई पल्सेस लेने हैं, तो थोड़े से हाथ में लेके चेक करेंगे, क्वालिटी देखेंगे, अगर हमें सही लग रही होगी तो फिर बताओ एक एक चावल का दाना चेक करेंगे या बस वो सैंपल के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेंगे? टेल मी। सैंपल के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, सैंपल के अकॉर्डिंग, राइट। तो यही सैम्पलिंग मेथड है। When only some representative items of population are selected and data collected from these items are used for analysis, the method is known as sampling method. मुझे देखना है, सपोज स्कूल में कोई सर्वे आया, उनको देखना है ये स्कूल बच्चों को कैसी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हमारी क्लास में आए और हमारी क्लास में आके सेलेक्टेड रैंडमली 4-5 बच्चों को सेलेक्ट किया, उनसे कुछ क्वेश्चंस किए और उसी के बेसिस पे अपना जजमेंट दे दिया। तो ये सैम्पलिंग मेथड होगा जिसमें वो हर बच्चे से नहीं पूछ के कि सिलेक्टेड लोगों को चुनिए, ठीक है। तो सैंपल यूनिवर्स के अंदर से एक पार्ट पिक किया हमने, उस पार्ट से ही क्वेश्चंस कर लिए और उसी पार्ट के आंसर्स को हमने अपना वे बना लिया, हमने अपना इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट बना लिया, उसी से हमने ऑन एन एवरेज रिजल्ट्स ऑब्टेन कर लिए। देखिए क्या कह रहे हैं, सैंपल इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन।
पूरी इंडिया का सर्वे करना था, राजस्थान के कुछ लोगों को पिक कर लिया, अलग अलग जगह से कुछ कुछ लोगों को पिक कर लिया, ठीक है। तो आपको पहले पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करना है। एक अच्छा सैंपल वो होगा जो बाकी पॉपुलेशन के बारे में भी सही इंफॉर्मेशन बता देगा। एग्जाम्पल गिवन है, an investigator is interested in conducting inquiry into monthly expenditure in a school comprising 5,000 students. He will take a sample, say 500 students, to record evidence of whole population of 5,000 students. 5,000 बच्चे हैं और वो देखना चाहते हैं कि भाई कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है इन बच्चों का मंथली स्कूल में। तो उन्होंने सबसे नहीं पूछ के सेलेक्टेड हर क्लास के बच्चों से, हर क्लास से कुछ कुछ बच्चे ले लिए और पूछ लिया, क्योंकि फीस तो अल्टीमेटली सेम ही होने वाली है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने कुछ पार्ट सेलेक्ट करके और फिर उसके अकॉर्डिंग कर लिया। नाउ टुमारो वी विल डिस्कस कौन से फैक्टर्स सैंपल की साइज को अफेक्ट करते हैं, एक अच्छे सैंपल की क्या क्या रिक्विजिट्स होती है, आराम से हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ना और फिर इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। Okay everyone, then have a nice day. See you in the next class. Make sure that you have to learn the chapter up to this part. Stay healthy and stay safe.